गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं देव सिंह। आपको मैं बताना चाहूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इंजीनियरिंग को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग के कई तरह के प्रकार हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लें, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरह से इंजीनियरिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में क्या स्कोप है, हम सारा डिस्कशन करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँ कि सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना आता है कि इंजीनियरिंग बहुत लोगों का सोच होता है कि सिर्फ मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में भी कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जो आपको जानना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उस तरह से मैथ में कई तरह का इसके अलावा इंजीनियरिंग है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या एग्जाम देना होता है, क्या कैटेगरी होती है। इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले जी मेंस का एग्जाम होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। उसके माध्यम से आपको आईआईटी, एनआईटी ये सब कॉलेज में एडमिशन होता है। जब आप आईआईटी, एनआईटी से नीचे हो जाते हैं तब फिर आप स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। जैसे बिहार का बीसीसी होता है, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल जीई होता है, उड़ीसा का उड़ीसा जीई होता है, बैंगलोर का कोमेट के होता है, एमपी का एमपी सेट होता है। मतलब हर स्टेट एक अपना अपना एग्जाम लेती है। उस बेसिस पे वो अपने राज्य का कोटा भरती है, क्योंकि जो भी सरकारी कॉलेज है उसको एग्जाम लेके ही लेना है, और जो प्राइवेट है वो तो मान के चलो अपना एग्जाम या डायरेक्ट भी ले लेती है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि चलो इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, एडमिशन के लिए हमें एग्जाम देना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए एग्जाम देना अभी कंपलसरी है, और कभी कभी कोई कॉलेज अपने मैनेजमेंट कोटा पे भी सीट भर लेती है। ठीक है, चलिए ये तो हम समझ में आ गया। और हम आगे चलते हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज की तरफ। इंजीनियरिंग कोर्सेज में कई तरह के कोर्सेज हैं। आपको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग में मेन ब्रांच जो आज चल रहा है वो सीएससी चल रहा है। सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और प्रातः ये 4 साल का होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लाइन में जा सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने चीज है आज की दुनिया में आप देख रहे हैं कि हर चीज बेस्ट है, एप्लीकेशन बेस्ट हो गया है। तो एप्लीकेशन डेवलपर का बहुत डिमांड है। और आप जानते भी हैं कि अमेरिका का 90% सर्विस हम लोग देते हैं। मतलब 90 अमेरिका का जो भी सॉफ्टवेयर है, लोग कहते हैं कि अमेरिका कंपनी में जॉब कर रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, तो कहीं ना कहीं इंडिया इज द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर अमेरिका। वो सर्विस के रूप में देती है, जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस के रूप में देती है। आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर साइंस के अलावा कंप्यूटर साइंस में भी कई तरह के ब्रांच हैं। जैसे कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस के भी कई तरह के ब्रांच अब आने लगे हैं। जब आप कंप्यूटर साइंस के बाद आप दूसरा कोर्स के बारे में जाएंगे तो वो होता है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि दो ब्रांच डेली से पढ़ना पड़ता है, कि इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना पड़ता है, कम्युनिकेशन सेक्टर में पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स वगैरह हो गया, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये जो पार्ट्स वगैरह देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो आप मान लीजिए पैनल है, इस पैनल के अंदर में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हुए हैं, वो लग के फिर असेंबल होकर फिर वो चल रहा है। आप कंफ्यूजन हो गया कि सर ये तो इलेक्ट्रिकल है। जी नहीं, इलेक्ट्रिकल मतलब पावर, इलेक्ट्रिकल मतलब वायर, इलेक्ट्रिकल मतलब ट्रांसफार्मर। बट जो इक्विपमेंट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए। इलेक्ट्रिकल आइटम मतलब जो आपको अंदर में पावर सप्लाई है वो इलेक्ट्रिकल आइटम में आता है। जो आपको मान के चलो अंदर में जो आप देख रहे हैं कि करंट जा रही है वो इलेक्ट्रिक में आता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मतलब आप समझ में आ गया आपको। इस तरह कम्युनिकेशन में जब हमें जॉब मिलेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कम्युनिकेशन सेक्टर में प्रायतः जॉब मिलती है आपको। जैसे वोडाफोन है, उसके बाद आपको आइडिया है, ये सब कम्युनिकेशन सेक्टर का चीज है, उसमें आपको जॉब मिलेगी। वैसे इसी वाले बच्चे भी आजकल सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक सिंपल सा आपको लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा, जो कि जावा हो या फिर सी प्लस प्लस हो, कोई भी एक लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं तो आप कम्युनिकेशन लाइन से भी के थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप कर लेते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको दो टाइप्स के कोर्स होते हैं, वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक होता है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, एक होता है बी आर्क। बी आर्क प्रायतः 5 साल के कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि सिर्फ डिजाइन बनाते हैं। और सिविल इंजीनियर उसको खड़ा करता है कि कैसे उस पर कितना पिलर जाएगा, क्या जाएगा, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए पिलर का, कितना पुल का क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, पुल पे कितना टन वेट जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग रोड के साथ साथ मकान, बिल्डिंग सारे बनाती है और उस पर वर्क करती है, उसका स्ट्रेंथ नापती है, वो सिविल इंजीनियरिंग कहलाती है। आर्किटेक्चर सिर्फ डिजाइनिंग करता है, ये कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। आर्किटेक्चर 5 साल का, सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे तो देखेंगे प्रायतः इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह के बारे में, जैसे बिजली, ट्रांसफार्मर
ये सब जो होता है ना, ये सब आपको, हाँ, इसके अलावा स्विच वगैरह भी होता है। स्विच वगैरह इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का गवर्नमेंट में बहुत स्कोप है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में जब जाएंगे तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल में आप जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल में आपको जेई से आपका फॉर्म निकलता है, जूनियर इंजीनियर नहीं, जेई जो आपको पावर हाउस में होता है, जेई से ये आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेलवे ड्राइवर में भी जो इंजीनियर का डिमांड होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर भर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करने से गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट में भी आपको स्कोप बनता है। गवर्नमेंट, अगर आप बोलोगे कि सर प्राइवेट कंपनी में कौन सी है, प्राइवेट में बहुत सारा, फिलिप्स है, जितना भी आप देख रहे हो ना, फिलिप्स है, उसके बाद आपको क्या कहा जाए, जितनी कंपनी आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल की, वो इसकी इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रॉनिक में आप देख लो जैसे डैकिन है, सैमसंग है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग में जाने के बाद आप जनरली जैसे केमिकल का जो कंपनी है उसमें आप जा सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग मैंने बता ही दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे जितने भी आज की डेट में आप सोच लो कि हर दिन लाखों लाखों गाड़ी बाहर निकल रहे हैं, नए नए डिजाइन बने, नए नए मॉडिफाइड बने, आखिर उसको कौन करता है? उसको करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी घोड़ा का डिजाइनिंग करता है। ये नहीं मत सोचना कि रोड पे जो मैकेनिक्स होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, ये नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर वो होता है जो आपको बड़े बड़ी कंपनी में बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा को डिजाइनिंग करता है। उसके आप देखते हो, केटीएम देख लो, केटीएम गाड़ी में क्या है, साइलेंसर ही नहीं है, इंजन में सेट कर दिया, कौन किया होगा? मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सब बहुत ज्यादा है। जैसे जितना भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें आपको जॉब लगेगी, आपको जो भी BMW, ऑडी या फिर पॉस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी आप सुन रहे हो ना, महिंद्रा, सारी कंपनी में आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब लगता है। ठीक है, उसके बाद अभी बहुत सारे कोर्सेस हैं, मेनली आप आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप जब जाओगे तो आईटी सेक्टर का जो वर्क होता है, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे वोडाफोन, ये सब जो मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन वाला, वो भी इससे रिलेटेड है। आईटी में जा सकते हो। आपको मैंने कंप्यूटर साइंस बता दिया, इलेक्ट्रिकल बता दिया, इलेक्ट्रॉनिकल बता दिया, सिविल बता दिया, कई तरह के इंजीनियरिंग होते हैं। ठीक है, आप उसके बाद मेटेरियल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। हाँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आज के समय में नया है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको जो आप देखते हो बड़े बड़े लैब में, शर्मा डायग्नोस्टिक या कोई भी बड़े लैब में जब जाएंगे तो बड़े बड़े मशीन लगे रहते हैं। आपने कभी सोचा कि इस मशीन को कौन देखता होगा? डॉक्टर तो देखता नहीं होगा, कौन देखता होगा? एग्जैक्टली उसको देखने वाला है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जो बायोमेडिकल इंजीनियर करके जो इंजीनियर बनते हैं ना, वो इक्विपमेंट को, बड़े बड़े मशीन को, देखो इसका तोड़ लो, बायोलॉजी प्लस मेडिकल, मतलब बायो मतलब लाइफ, मेडिकल मतलब जो उसमें यूज होता है, मेडिकल यूज होता है बायोलॉजी की लाइफ बचाने में, उसका जो इक्विपमेंट है उसको ठीक करने वाला बायोमेडिकल इंजीनियर। मटेरियल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी आज के खास बहुत डिमांड है। एग्रीकल्चर का तो आप जान ही रहे हो कि हमारा कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर में नए नए टेक्निक आ रहे हैं, कैसे लोग एग्रीकल्चर करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर तो जरूरी है, तो कैसे होगा? तो वही नई नई टेक्निक्स के लिए लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को सरकार ने मान्यता दिया है, और सरकार ने इस पर जोर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करें, जिससे उसका मतलब देश का, उसका नहीं, देश का विकास ज्यादा हो सके और ज्यादा लेबर भी ना करना पड़े। क्योंकि हम लोग पहले हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर चला रहे हैं, अब मशीन आ गया है। तो टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक के बारे में ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। ये हो गई। सिविल इंजीनियरिंग तो मैंने बता ही दिया आपको। सिविल इंजीनियरिंग में भी जब आप हायर कोर्स करोगे तो एमटेक करोगे सिविल इंजीनियरिंग, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कई सारे हैं। फिर आप मैकेनिकल में अभी आप जाओगे तो मैकेनिकल के अंदर भी, हालांकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अलग ब्रांच है। एरोस्पेस में जैसे हवाई जहाज से बनती है ना, उसकी इंजन बनती है, पार्ट बनती है, विंग बनती है। विंग समझ रहे हो ना, जैसे पंखी जो होती है हेलीकॉप्टर की, वो अब कितना हैवी मटेरियल से बनता है, कितने हाई टेम्परेचर में उड़ता है, लो टेम्परेचर में उड़ता है, फिर भी उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला एरोस्पेस इंजीनियर होता है। ठीक है, उसी को नाप तोप करने का काम एरोस्पेस इंजीनियर का। बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, मैंने लगभग बता दिया। मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक को मिलाते ही मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है। मैकाट्रॉनिक्स जनरली किसी कम कॉलेज में मिलते हैं, जहां पे आपको मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, वो मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग होता है। इसके बाद आप समझ लो कि आपको मैंने लगभग सारा इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बता ही दिया। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी केमिकल वाले बच्चे कर सकते हैं। आप ये समझ लो कि आप कोई भी इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा। अब कहीं पे भी जाओगे, अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो 40-50 हजार रुपए इजिली कमा सकते हो। इंजीनियरिंग का इतना सारा स्कोप है। और आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में बिहार सरकार बहुत हेल्प कर रही है आप लोगों को।
आप लोग जब आगे की पढ़ाई करने जाओगे सोचते हो सर इंजीनियरिंग में तो 5 लाख 6 लाख खर्चा होता है, तो जो भी खर्चा होती है सरकार उसमें मदद करे 4 लाख रुपए तक का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो लेके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। वो भी नॉर्मल है, सरकार तो बार बार बोल भी रही है कि हम माफ कर देंगे। सपोज अगर माफ नहीं भी करती है तो आपको फायदा लेने में क्या दिक्कत है, और कोई इंटरेस्ट तो अभी लग नहीं रहा है, जब जॉब लगेगा तो देना है। और वो भी गर्ल्स के लिए और SC/ST के लिए 1% है, बॉयज के लिए 4% है, वो नॉर्मल है, अभी जॉब लगने के बाद लगेगा। हालांकि 7 साल हो गया है, बहुत कम बच्चे को नोटिस गया है कि रिटर्न करना है, जिनको जॉब लगा है अपनी इच्छा से देना चाहते हैं वो 4042 रुपये महीना होता है, वो इतना ही देना होता है। आप तत्कालिक पैसा सरकार के योजना का लाभ उठाइए और पढ़ाई कीजिए। और आपको अगर कोई भी तरह की जानकारी होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के बारे में कोई भी डाउट होगी तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू दरभंगा। आप हमारे यहाँ से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी सभी को, हमारा ऑफिस नाका नंबर 5 दरभंगा में है। आप अपने पेरेंट्स को लेके आएँ और कोई भी कैरियर गाइडलाइंस के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हम कोर्स करवाते हैं और क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारा नंबर नोट करें 9884378315। धन्यवाद।